वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आरजे। अपन इस वीडियो में बहुत कम टाइम में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स को रिवाइज करेंगे विथ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं। आप प्राइमरी अल्कोहल से HCl और ZnCl2, जो कि ZnCl2 एक कैटालिस्ट की तरह कार्य करेगा कि रिएक्शन से आप एल्किल क्लोराइड और वाटर बनाएंगे। बट आपको टर्शरी अल्कोहल में ZnCl2 कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज टर्शरी अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, अब आप अल्कोहल का सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको अल्काइल ब्रोमाइड, सोडियम बाईसल्फेट और वाटर मिलेगा। ठीक है, अब आप अल्कोहल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ना, जब आप इसको फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तब आपको अल्काइल हैलाइड और फॉस्फोरस एसिड मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको अल्कोहल के भी 3 मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके अल्काइल हैलाइड का 3 मोल प्राप्त होगा। एंड आप अल्कोहल का जब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब आपको अल्काइल क्लोराइड, POCl3 और HCl मिलेगा। इनमें से सबसे बेस्ट मेथड प्रिपरेशन का, आप थायोनील क्लोराइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करा देते हैं तो आपको अल्काइल क्लोराइड, HCl और SO2 मिलता है। ये बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि HCl और SO2 गैसियस मीडियम, मतलब गैसियस फेज में आपको प्राप्त होते हैं, तो जिसको आप आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है, आप इसको प्रेफरेंस देंगे थायोनील क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको प्रिपरेशन एल्कीन से देखना है। ठीक है, तो अगर एल्कीन सिमेट्रिकल हो तो आप किसी भी पार्ट में आप नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट को कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, अगर वो सिमेट्रिकल एल्कीन हो, है ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है एल्कीन में। ठीक है, आप पाई बॉन्ड को एक तरफ शिफ्ट करा दीजिए, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो H को आप यहाँ जोड़ दीजिए और Cl को यहाँ जोड़ दीजिए। बट इसमें अपन पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराए हैं तो इधर एक H जुड़ गया और इधर Cl जुड़ गया। अब यहाँ पास तो दिक्कत नहीं है जब सिमेट्रिकल, बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तब आप मार्कोनिकॉफ रूल को लगाते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जब भी किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप हैलोजन या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जब एडिशन कराते हैं तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन आइटम से अटैच्ड होगा या जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, और पॉजिटिव पार्ट उससे जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्या इसमें मेजर प्रोडक्ट आपको डबल बॉन्डेड कार्बन, आपको याद रखना है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम हो, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर इस पर हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ गया और पॉजिटिव पार्ट यहाँ जुड़ गया, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और माइनर प्रोडक्ट भी मिलेगा जब आप Br को यहाँ जोड़ देते हैं, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये माइनर प्रोडक्ट है। तो दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, बट मेजर प्रोडक्ट ये होता है। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है। मैकेनिज्म क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आपको देखना पड़ता है। टर्शरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इसमें एक अलग सा क्वेश्चन आता है। इसमें आप ये भी देखते हैं कि क्या कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आपको करना पड़ेगा, बट एग्जाम में आप इतना नहीं देख सकते, तो आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं मार्कोनिकॉफ का एक ऐसा ट्रिक जो आपको अच्छे क्वेश्चन बना के ले जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, जहां आपको 3 मिथाइल ब्यूट 1 दिख रहा है ना, 3 मिथाइल ब्यूट 1। अब इसमें HBr का रिएक्शन करा रहा है और आपको प्रोडक्ट पूछेगा कि A क्या है। ये क्वेश्चन AIPMT और IIT में अल्टरनेट ईयर पर आ चुका है, तो देखते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर देखोगे जिस पर हाइड्रोजन आइटम कम है, वहां पर आप ब्रोमीन को लाके जोड़ दोगे और हाइड्रोजन को लाके जोड़ दोगे, और आंसर में दिया होगा क्या ऑप्शन में, और वो आंसर गलत है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले आप वही कंडीशन लगाइए जो आप लगाते हो। ठीक है, वही कंडीशन लगाइए। ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन में उस कार्बन आइटम से आपको नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना जिस पर हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वैसा ही जोड़ दिया। क्या किया, वैसा ही जोड़ दिया।
ठीक है, इसमें ब्रोमीन जोड़ दिया और इसमें CH3 जोड़ दिया। ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, अब ब्रोमीन जोड़ने के बाद आपको एक चीज देखना है, क्या जिस कार्बन से ब्रोमीन जोड़ा है क्या उसके बाजू वाला क्या टर्शरी कार्बोकेटायन है, क्या टर्शरी कार्बन है। अगर है देख लीजिए, ये जो कार्बन है ये 1 2 और 3 कार्बन से घिरा, मतलब ये टर्शरी कार्बन है। तो आपको क्या करना है, इसके ब्रोमीन को यहां शिफ्ट कर, इसके हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट कर दो, इसके ब्रोमीन को यहां शिफ्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, ब्रोमीन यहां आ गया। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट ना। आपने ब्रोमीन को यहां लगा दिया और H को यहां ट्रांसफर कर दिया, यानी H2 हो गया, और ये CH3 यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये सही आंसर है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने ध्यान देना है कि आप पहले मार्कोनिकोव रूल से लगा दो, ब्रोमीन को जोड़ दो, फिर उसके बाद ये देखो क्या उसके आजू बाजू क्या टर्शरी कार्बन है। अगर टर्शरी कार्बन है तो उसके हाइड्रोजन को ला के ब्रोमीन की जगह लगा दो और ब्रोमीन को उसकी जगह लगा दो, उस हाइड्रोजन की जगह। ठीक है, बस यही करना है, यही इसका ट्रिक है। ठीक है, क्या देखना क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर पहले जोड़ दिए ब्रोमीन, फिर आपको यह देखना है क्या जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच्ड है क्या उसके बाजू वाला कार्बन टर्शरी है। अगर टर्शरी है तो उसके हाइड्रोजन और ब्रोमीन को एक्सचेंज कर दो और प्रोडक्ट बना दो, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और ये राइट आंसर है। तो ऐसा ट्रिक है। अब एक नेम रिएक्शन देखते हैं जिसमें आप हैलोजन एक्सचेंज मेथड से आप एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। लेकिन ये फिंकलस्टीन रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो केवल प्रिपरेशन के काम में आता है, आप एल्काइल आयोडाइड बनाने के काम में आप लेते हैं। तो आप जब एल्काइल हैलाइड का सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब आयोडीन X की जगह और X आयोडीन की जगह, तो हैलोजन का एक्सचेंज हुआ, तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन एक कैसा रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो ये बन गया आपका एल्काइल आयोडाइड और NaX। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलिए मैं लिया क्लोरोइथेन लिया और सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया। सोडियम आयोडाइड के साथ क्या कराया, रिएक्शन कराया, है ना। तब क्या हुआ, आयोडीन क्लोरीन की जगह, आयोडीन यहां और क्लोरीन आयोडीन की जगह, क्या हो गया, फिर ये हैलोजन का एक्सचेंज हो गया, ये बन गया आपका आयोडोइथेन और NaCl बाहर आ जाए। तो ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आप एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए यूज करते हैं। ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड को ही फॉलो करता है, जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जितने नेमिंग रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, आप मेटालिक ब्रोमाइड लेते हैं, आप सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, आप मरकरी वाले आप फ्लोराइड के आप डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, कोबाल्ट और एंटीमनी। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन लगा देंगे, है ना, क्योंकि हैलोजन एक्सचेंज मेथड है ना, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब मान के चलिए कि आप जो मिथाइल फ्लोराइड है आप इसको जो मिथाइल ब्रोमाइड है आप इसको सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो फ्लोराइड ब्रोमीन की जगह और ब्रोमीन फ्लोराइड की जगह आ जाएगा, तो ये हो गया मिथाइल फ्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप क्या बना रहे हैं, हेलो एरिन्स बना रहे हैं। ठीक है, अब आप टॉल्यूइन के साथ किसी भी हैलोजन गैस, किसी भी ये नहीं, केवल क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए आप स्पेशली क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए किसी भी लुईस एसिड FeCl3 या फिर आप आयरन को डार्क में आप ले सकते हैं, अंधेरे में ले सकते हैं, तो आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड टॉल्यूइन और पैरा सब्स्टिट्यूटेड टॉल्यूइन मिलेगा। जो पैरा है वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट होगा, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि दो जो बड़े ग्रुप्स हैं वो इक्वल और अपोजिट साइड में है, तो यहाँ पर जो रिपल्शन है वो कम हो जाता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, आप आयोडीन का सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट
है ना। आप आइडोबेंजीन नहीं बना सकते या फिर आप आइडोटोलुइन नहीं बना सकते, क्योंकि मतलब आयोडीन के साथ जब ये रिएक्शन होता है तो जो HI बनता है वो रिवर्सिबल हो कि वापस से वो अपने अवयवी घटकों में वो टूट जाता है, जिससे वो मिलकर बना हुआ है। अगर आप बनाना ही चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 या फिर HiO3 लेना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, आप फ्लोरीन के डेरिवेटिव्स भी आप नहीं बना सकते इस मेथड से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है और रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर इस मेथड से आप बनाते हैं तो ये चीज ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। अब अगेन एक ऐसे सेगमेंट की बारी आती है जहां पर आप नेम रिएक्शंस आते हैं। ये सभी रिएक्शन मोस्ट IMP और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप सैंड मेयर रिएक्शन देते हैं। आप सैंड मेयर बनाने के लिए आपको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की आवश्यकता है या बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की आवश्यकता है। कैसे बनाएंगे? तो आप एनिलीन लेंगे। एनिलीन को आप सोडियम नाइट्रेट और किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ बहुत कम टेम्परेचर, लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यहाँ पर केल्विन में दिए 273 to 278 केल्विन। तो इससे नाइट्रस एसिड बनेगा जो एनिलीन से रिएक्ट करके बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएगा। अगर इस X की जगह क्लोरीन हुआ तो इसको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, जो कि एक कॉमन प्रकार का BDC है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप क्यूप्रस हैलाइड के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो जैसा आपने क्यूप्रस हैलाइड लिया है उसी हैलोजन वाला आपको क्या मिलेगा, आपको हेलो एरिन्स मिलेगा या आपको एरिन हैलाइड मिलेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप बोलेंगे सैंड मेयर रिएक्शन। अगर मान के चल रही है कि आपने यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड लिया, CuCl लिया, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कॉपर का क्लोराइड लिया है, यहाँ पर कॉपर का हैलाइड लिया है, लेकिन अगर आपने कॉपर का पाउडर लिया और जैसा आप हेलो एरिन्स बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार का बेंजीन हैलोजन डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं, उस प्रकार का आप हाइड्रोजन हैलाइड ले सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पर कॉपर पाउडर के साथ मैंने HCl लिया तो मेरे को क्लोरोबेंजीन मिलेगा। मैंने कॉपर पाउडर के साथ HBr लिया तो मुझे ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमान्स रिएक्शंस। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या सॉल्ट से अगर आप आइडोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म कर लें, आपको आइडोबेंजीन मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो अब हमको हेलो एल्कीन्स के और हेलो एरिन्स के केमिकल रिएक्शन को देखना है। अब बेसिकली जो हेलो एल्कीन्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल्स के केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको दो रिएक्शन पढ़ने हैं, एक SN1 रिएक्शन और एक SN2 रिएक्शन। मैं आपको SN1 रिएक्शन को थोड़ा डेप्थ में समझाता हूँ ताकि आपको समझ में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में इसमें दो स्टेप है। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ये एक अल्काइल ब्रोमाइड है जिससे ब्रोमीन अलग हो जाता है और आपको कार्बोकेटाइन मिलता है। कार्बोकेटाइन बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो ये कार्बोकेटाइन है जो कि आपको दिख रहा है कि ये कार्बोकेटाइन 3 कार्बन से घिरा हुआ है, मतलब टर्शरी कार्बोकेटाइन है ना, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल। अब इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है जिससे आपको ये मिलता है, क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है,
अब आगे देखते हैं कि SN1 में हमको और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। अब आपको इस बात में क्या ध्यान देना है कि SN1 में जो टर्शरी कार्बोकेटायन है वो हाईली रिएक्टिव होगा, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। मतलब रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा आपको रिएक्टिविटी टर्शरी कार्बोकेटायन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकेटायन। मतलब क्या कि रिएक्टिविटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, जैसे H2O और अल्कोहल। ठीक है, जिसमें आपको H हाइड्रोजन मिल सके। उसके बाद ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन और दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इसमें फ्रंट और बैक अटैक दोनों हो सकता है। इसमें रिटेंशन या इन्वर्जन होता है ना, रिटेंशन और इन्वर्जन की पॉसिबिलिटीज़ होती है। और इसमें आपको 50% D 50% L फॉर्म मिलता है, जो कि एक रेसेमिक मिक्सचर है ना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, रेसेमाइजेशन होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ना। इससे क्या समझ में आता है कि ये जो SN1 है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं SN2 की तरफ। अब हम SN2 रिएक्शन के मैकेनिज़्म को देखते हैं। तो SN2 जो मैकेनिज़्म है वो एक सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है। इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है वो केवल एक ही स्टेप में होता है। तो ये है अल्काइल हैलाइड और ये है न्यूक्लियोफाइल। ये आएगा और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड से अप्रोच करेगा। बैक साइड से अप्रोच होने के कारण जो ग्रुप ऐसा था वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के कारण एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर इंटरमीडिएट है ना, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जब ब्रोमीन और न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैच्ड होंगे इस कार्बन से। तो वो ट्रांजिशन स्टेट है, वो स्टेबल नहीं है, वो मोस्ट अनस्टेबल पार्ट है। ठीक है, अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है तो ये जो ऐसा है ग्रुप वो ऐसा हो जाएगा। मतलब उसके जो कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो जैसा रखाव है उस रखाव से वो उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है तो आपको रिपल्शन कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन मतलब जो ग्रुप ऐसा था वो ऐसा होता है। ठीक है ना, तो इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। SN2 में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि आप न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करा रहे हो, है ना। अगर बड़े ग्रुप होंगे, अगर यहाँ पास एक और बड़ा बल्कियर ग्रुप रहा, मिथाइल या इथाइल ग्रुप रहा, तो न्यूक्लियोफाइल को आने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जिससे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एक नॉर्मल अल्काइल है, उसके बाद प्राइमरी, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी। क्योंकि टर्शरी में आपको मतलब चारों तरफ से आपको बल्कियर ग्रुप मिलेंगे, जिससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो SN2 है जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब आगे कुछ और बातें करते हैं SN2 से रिलेटेड। अब SN2 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो NCERT में है। SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको मैं बता चुके कि प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। प्राइमरी से भी ज़्यादा अगर नॉर्मल अल्काइल हैलाइड है तो उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। दूसरी बड़ी बात, आपको पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, जैसे DMF, DMSO एट्सेट्रा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। उसी रिएक्शन में ही जो हैलाइड है वो बाहर निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। इन्वर्जन होता है ना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा था, है ना, कि अगर उसका पोजीशन ऐसा है तो वो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मतलब SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं एलिमिनेशन में। अब हमको नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, जिसको आप एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसको देखना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है,
अब ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड, अल्काइल आपको एक बात ध्यान देना है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है और उसके जस्ट आगे वाला बीटा कार्बन होता है। तो जब भी आपको एल्कोहलिक KOH मिले, जब भी आपको एल्कोहलिक KOH मिले, एल्कोहलिक पोटाश मिले, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको अल्फ़ा कार्बन से क्लोरीन मतलब हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड बना देना है। ठीक है, ये दो हटे और ये जो दो बॉन्ड बचा वो आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड बना के एल्किन बना दिया, है ना। तो क्या हुआ, अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। ठीक है, अब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का क्या बोल देंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। बट वाई हम क्यों बोल रहे हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन? देखो, डीहाइड्रो मतलब हाइड्रो यानी हैलोजन हो गया, सॉरी हाइड्रोजन हो गया, और हैलोजन यानी कोई भी हैलोजन फैमिली, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, अब जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है या फिर बीटा एलिमिनेशन, वो सैडजेफ रूल को फॉलो करती। तो सैडजेफ रूल ये बोलता है कि जब भी आप एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, एल्किन बनाते हैं, तो ऐसा एल्किन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जिस एल्किन के डबल बॉन्ड के दोनों ओर ज़्यादा बल्कियर ग्रुप हो। दूसरी भाषा में हम इसको बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड के दोनों ओर जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो एल्किन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसी को आप सैडजेफ रूल बोल सकते हो। ठीक है, अब ये एक आपको दिया है एल्किल हैलाइड। अब एल्कोहलिक KOH है मतलब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएगा। अब ये तो अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गया, ये तो अल्फ़ा कार्बन हो गया, अल्फ़ा कार्बन से तो क्लोरीन निकलेगा। अब यहाँ पास भी बीटा है, यहाँ पास भी बीटा है, तो आपको डबल बॉन्ड ऐसे बनाना है ताकि डबल बॉन्ड के दोनों ओर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन हो सके। तो इधर से कराओगे तो कम अल्फ़ा हाइड्रोजन बनेंगे, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराओगे तो आपको एक स्टेबल एल्किन मिलेगा। देखो, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के दोनों जो कार्बन होते हैं उनको अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा। देखो, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 हुआ, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन 9, तो 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर से आपने डबल बॉन्ड बनाया होता तो आपको केवल एक अल्फ़ा हाइड्रोजन मिलता, तो आपको तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है ना, तो ये स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि डबल बॉन्ड के दोनों ओर जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वो प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गिग्नार्ड रिएजेंट का। आप किसी भी एल्किल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ या धातु के साथ आप जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तब आपको एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पास एल्किल कौन सा वाला है, इथाइल है, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि एक क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ये किसी भी आसपास के मीडियम या फिर आसपास की जो नमी है, जो मॉइस्चर है, उससे हाइड्रोजन लेके तुरंत हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये नमी यानी मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन यानी इथेन बन गया, है ना। तो ये एक इसका रिएक्शन है जो NCERT में दिया है। ठीक है, अब वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। अब आप क्या करते हैं, आप एल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपको एल्किन मिलेगा, है ना। एल्किन मिलेगा, क्या होता है, देखो आपने 2 मोल, है ना, 2 मोल एल्काइल हैलाइड लिया,
तो और आपको 2 मोल सोडियम ही लेना पड़ेगा। तो ये हैलाइड सोडियम के साथ NaX बना के बाहर आ जाएगा, सोडियम हैलाइड बन के बाहर आ जाएगा और आपको एल्केन मिलेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि आपने 2 मोल लिया इसका क्लोरोइथेन का, 2 मोल लिया क्लोरोइथेन का और उसको 2 मोल सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब आपको क्या मिलेगा? N-ब्यूटेन मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्यूटेन मिलेगा, ठीक है। और NaCl, 2 मोल ऑफ NaCl मिलेगा, ठीक है। तो ये है वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए, ठीक है। अब हम हैलोएरिन्स की केमिकल रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखते हैं। ये हैलोएरिन्स में अब दिक्कत ये है कि हैलोएरिन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को बेंजीन में डोनेट करके यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और एक तो रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये रिएक्शन कराना बहुत कठिन है न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो तो कराया जा सकता है। जैसे कि अब ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लो, टेम्परेचर 673 केल्विन, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, 300 ATM का प्रेशर है ना, एसिडिक मीडियम का आपको रखोगे, तब आपको ये जो क्लोरीन है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी भी हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल से। लेकिन अगर इस रिएक्शन को अगर आपको आसान बनाना है तो आप उस क्लोरीन के साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ दीजिए, मतलब बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो रिएक्शन उतने ही आसानी से होगा। अब यहाँ पास क्या है, ये पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, या फिर है ना पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है। अब इसमें NaOH ले, आपको देख लो टेम्परेचर 443 केल्विन, टेम्परेचर कम हो गया, आपको प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ रहा है अब तो, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन है ये OH से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप है तो रिएक्शन और आसानी से होगा, आपको और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, 368 केल्विन, और एसिडिक मीडियम आपको मिल जाएगा एक Cl के जगह NaOH और 2 NO2, जो जैसे कि तैसे। इस रिएक्शन को और आसानी से किया जा सकता है अगर उस बेंजीन में तीन विड्रॉइंग ग्रुप यानी 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं, है ना, 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हैं, तो आपको टेम्परेचर भी देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको हीट कर दीजिए विथ वाटर, आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आपको मिल जाएगा। इस 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसका नाम है पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। हैलोएरिन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का हम क्लोरीन गैस और किसी भी एसिड, लुईस एसिड, AlCl3 है ना, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में आप जब रिएक्शन कराते हैं तब आपको ऑर्थो क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट और पैरा क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम क्या बोलेंगे आप, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है ना, और ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये पैरा प्रोडक्ट है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये मेजर होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन होता है, यहाँ पास क्लोरोनियम आयन, यहाँ नाइट्रोनियम आयन होता है, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो और एक पैरा स्थिति पर नाइट्रो आ जाता है। अब इसका नाम बदल जाता है, यहाँ पर इसका नाम होगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट,
अब उसके बाद आप कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर H2S2O7 जिसको आप ओलियम बोलते हैं उसके साथ अगर आप, या फिर आपको फ्यूम H2SO4 अगर दिया हो तब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड और ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड, पैराक्लोरोसल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट होगा। उसके बाद एक नेम रिएक्शन CH3Cl है ना, CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तब आपको और पैराक्लोरोटोल्यूइन और ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन मिलता है। इस रिएक्शन को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्योंकि एल्काइल ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसको आप बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो एल्काइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को अगर आते हैं तो आपको ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और पैराक्लोरोटोल्यूइन मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। उसके बाद आप एसिटिल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आप जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं तब आपको ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन और पैराक्लोरो एसीटोफिनोन मिलता है, पैराक्लोरो एसीटोफिनोन और ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन मिलता है। जो पैराक्लोरो एसीटोफिनोन है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि अपोजिट साइड में तो जो रिपल्शन हो वो बहुत कम होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। इसको आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ एसिटाइल ग्रुप जुड़ा है CH3CO जो कि एक कीटोन है ना, ये बेंजीन मिथाइल कीटोन आप भी इसको बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया। तो एक लास्ट का सेगमेंट है वुड्स फिटिक रिएक्शन। हमने अभी तक वुड्स रिएक्शन पढ़ा जिसमें आप एल्केन बनाते हैं। वुड्स फिटिक रिएक्शन में आप एरोमेटिक एल्केन बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक अराइल हैलाइड, सोडियम और एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक हैलाइड और यहाँ से एक हैलाइड सोडियम के साथ निकल जाएगा बाहर और यहाँ पर आपको एरोमेटिक एल्केन मिलेगा, ठीक है। इसका एक फॉर्म देखते हैं कि अगर हमने ये तो रूट रिएक्शन है, अगर हमने क्लोरोबेंजीन लिया, 2 मोल सोडियम मेटल लिया और क्या लिया, मिथाइल क्लोराइड लिया, तब आपको ये जो CH3 ग्रुप है ये Cl की जगह आ जाएगा, यानी आपको टोल्यूइन मिलेगा और ये Cl और ये Cl दो Na के साथ बाहर निकल जाएगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर का वो है फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक और वुड्स रिएक्शन आपको याद रखना है। फिटिक रिएक्शन में आप क्या बनाते हैं, आपको 2 मोल एरिल हैलाइड चाहिए, 2 सोडियम के मेटल चाहिए और ड्राई ईथर का प्रेजेंस में आपको डाइफिनाइल मिल जाएगा। क्या होगा यहाँ पास होता ये है कि 2 एराइल हैलाइड 2 सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके सोडियम हैलाइड बना के बाहर निकल जाएंगे, ऐसा कैसा, ये बाहर निकल जाएंगे और 2 फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, डाई फिनाइल, ठीक है। तो इसी के साथ ये रिएक्शन कंप्लीट होता है और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको इन्हीं रिएक्शन से दिखने को मिलेगा। अब आपको इसको 2x या फिर 1.5x स्पीड में आप देख सकते हैं और बार बार रिवाइज करते चलिए, है ना। मैं इस वीडियो में लाइन टू लाइन NCERT कवर किया हूँ, ठीक है। अब आपको रिवाइज करने के बाद सबसे बड़ा चीज़ है कि कॉन्फिडेंस गेम खेलेगा। आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि हमने जितना पढ़ा है उतना हम बना के आएंगे, हमको सब पता है, ठीक है ना। कि जो कैरन बोल्ट है ना, बोल्ट जो रेसर है, वो हमेशा एक बात बोलता है कि जब मैं दौड़ता हूँ रेस में, तब जब एंडिंग पॉइंट मेरे सामने होता है ना, तो मैं अपनी स्पीड को लोगों से ज़्यादा कर देता हूँ। तो ये वही समय है आपका जब आपको अपने आप को पुश करना है, क्योंकि आपका फिनिशिंग लाइन बहुत पास है ना। तो आपको लग के पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर आज तपा दिया ना तो कल जरूर चमकेगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।